नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में। ठीक है, तो इसमें हम जो सुबह जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसका हम क्वेश्चन बेस में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली जो हमारी न्यूज़ है ये हमारी द हिंदू से है। इसके अंदर क्या है, भी अगले महीने अगले हफ्ते जो क्वाड है, ठीक है, जो 4 देशों का समूह है उसकी मीटिंग होने वाली है। क्योंकि इसी से अगले महीने में जो नवंबर के मध्य में से लेकर उज्बेकिस्तान के आसपास है हमारी जो सिंघाई सहयोग संगठन है उसकी भी मीटिंग होने वाली है। इसलिए यह जो मीटिंग है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो सिंघाई सहयोग संगठन है उसका चीन एक सदस्य है। इसी के साथ जो क्वाड है वह कहीं ना कहीं क्या है, भी जो चीन है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो इसके अंदर जो 4 देश हैं, एक तो भारत है, एक यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो इसका खाली एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने काफ़ी बार चर्चा कर लिया है। तो सिंघाई सहयोग संगठन है वह एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी उसमें है जो देश की सरकारें भाग लेती हैं। यह एक यूरोपीय राजनीतिक, ठीक है, इसके अंदर जो यूरोपीय से मतलब इसमें यूरोप के और एशिया के दोनों के देश हैं। ठीक है, जिसे इसका नाम क्या पड़ा है, यूरेशियाई। ठीक है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इस संगठन का गठन 2001 में किया गया था और जो सिंघाई सहयोग संगठन वर्ष 2002 में स्थानांतरित किया गया और 2030 में इस पर लागू किया गया था। ठीक है, जो इसका हस्ताक्षर है वह कब किए गए थे, इस पर 2002 में, और ये लागू कब से हुआ था, ये हुआ 2003 से। ठीक है, और वर्ष 2001 में सिंघाई सहयोग संगठन के पहले जो सदस्य थे उसमें कजाकिस्तान था, चीन था, किर्गिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान था। फिर इसके अंदर जो 2017 को भारत और पाकिस्तान की सदस्यता ग्रहण की थी, और अभी नवीनतम अगर बात करें तो 17 सितंबर 1921 को ईरान ने इसकी जो स्थायी सदस्यता ग्रहण की, यानी पूर्णकालीन सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी ये दैनिक जागरण से न्यूज़ थी, जिसके अंदर क्या था, जो इसमें कहा गया, जो एक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी जो हमारी एनसीईआरटी है उसने क्या है, भी एक निष्ठा कार्यक्रम चलाया है, जो हमारे जो शिक्षक हैं उनको आधुनिकीकरण करने के लिए या उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वह बच्चों का अच्छे से विकास हो पाए, अच्छी तरह पढ़ा पाए। ठीक है, जो नई तकनीक है या नई समाज के अनुसार उनको शिक्षा दी जा सके, यानी जो पहले जो हमारी जो पुरानी पद्धति थी जिसमें हम क्या कहते थे, भी पेपर पास करने के लिए या फिर जिसे रट्टू तोते प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको बदलकर अब तकनीकी प्रशिक्षण के हिसाब से हमें शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, और साथ में इसमें अंदर कहा गया भी जो हर 10 वर्ष बाद जो पाठ्यक्रम है उसमें संशोधित करने का भी प्रस्ताव रखा गया, भी हर 10 साल बाद सिलेबस चेंज की बात कही गई है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निष्ठा कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निष्ठा कार्यक्रम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। तो इसका जो पहला कथन हमारा गलत हो जाए, क्योंकि हमें अभी देखा है जो निष्ठा कार्यक्रम ही है जो हमारे जो टीचर हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, दूसरा कदम क्या करता है, इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान परिषद यानी प्रशिक्षण परिषद द्वारा की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नहीं इसकी जो शुरुआत है हमारी एनसीईआरटी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया सही, तो सही कौन सा है, केवल और केवल बी। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वह हमारी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें अंदर कहा गया है जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो शब्द है कौन से, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में अभी ये याचिका दायर की गई है। ठीक है, तो अभी इनको जोड़ा कब गया था, इसको जब इंदिरा गांधी के समय में 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, जिसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है, और इसमें कहा गया है भी प्रस्तावना, इसमें कहा क्या गया भी जो प्रस्तावना है वह संविधान का मूल ढांचे का भाग है। अगर मूल ढांचे का भाग है तो जो संसद इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कैसे कर सकती है। तो इस बात पर याचिका दायर की गई है भी जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है, मगर जो 1976 के अंदर भारतीय संविधान जो प्रस्तावना के अंदर जो संशोधन हुआ था वह कहीं ना कहीं हम कह सकते हो जो वह मूल ढांचे के अंदर संशोधन हुआ था। तो इस हिसाब से इसमें इसको क्या किया था, इस बात को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को इस बात की सुनवाई करेगी। ठीक है, और इसको कब कहा था, जो केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को क्या कहा था, मूल ढांचे के कहा गया था। जो प्रस्तावना है वह संविधान का मूल ढांचा है।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन एक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात की हमें स्वतंत्रता की नहीं बताता भी ये स्वतंत्रता है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। ठीक है, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है भी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या प्रदान करवाएंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करवाएंगे और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता दिलाएंगे। इसी के साथ जिसमें प्रतिष्ठा अवसर और समानता और प्राप्त कराने के लिए सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर यानी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारी जो यानी कहा भी संविधान सभा जो अपना जो संविधान है उसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मनिर्भर करते हैं, यानी खुद को ये संविधान सौंपते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी थी भी 4 दिनों के अभी जो अभी 4 दिन थे उसमें लगभग 12,093 मामले यानी जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यू ललित जी ने यानी जो मामले हैं उनको सुलझाया है या उन मामलों का निपटारा किया है। तो इसके अंदर बात हुई है एक बार काउंसलिंग की। ठीक है, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया, इस पे वैसे क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 के अंदर, तो अब की बार दोबारा भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है कुछ और तरीके से। ठीक है, इसके अंदर कहा गया तो जो यू ललित थे वे भारत के लगभग 49वें जो प्रधान न्यायाधीश थे यानी CIG थे और उन्होंने लगभग अभी यानी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और इन्होंने इनका जो कार्यकाल लगभग 8 नवंबर को यह सेवानिवृत्त होंगे और उनके बाद जो GST की यानी वो जस्टिस GY चंद्रचूड़ थे उनको प्रधान न्यायाधीश बनाने की बात है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ये कह सकते हैं जो बार काउंसलिंग है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कहता है, भारतीय विधिक परिषद या बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बार काउंसलिंग एक संवैधानिक निकाय है तो इसका तो पहला कथन गलत हो जाए क्योंकि ये संवैधानिक नहीं, ये साविधिक निकाय है, यानी एक इसका जो निर्माण है एक अधिनियम के द्वारा किया गया। संवैधानिक निकाय वह होती है जिसका जिक्र संविधान के अंदर किया जाता है मगर इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया, इसको बाद में 1961 के अंदर एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, तो पहला कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, जो बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी व्यवसायिक आचरण शिष्टाचार एवं विधि शिक्षा के मानक तैयार करती है, तो ये दूसरा कथन इसका बिल्कुल सत्य है। यानी जो लॉ की पढ़ाई होती है यानी जो कानून की पढ़ाई है तो उनको भी लाइसेंस भी प्रदान कराता है। साथ ही साथ जो लोग जो वकील के बनते हैं यानी वकील जो लॉ की पढ़ाई करने के बाद जो एडवोकेट बनने चाहते हैं तो उनको बार काउंसलिंग का एक पेपर देना होता है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है इसका, बी। ठीक है, अगला क्या कहता है, यही बस इसका बारे में दे रखा है जो भारतीय विधिक जो कहते हैं जिसको बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो वकालत को विनियमित तथा प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बनाया गया एक साविधिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, कौन सा है, साविधिक निकाय है और यह संस्थागत अधिवक्ताओं के लिए प्रवेश आचरण और शिष्टाचार और मानक को भी तय करती है और अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विनियमित भी करती है और यह संस्था कानूनी शिक्षा के मानक भी तय करती है तथा विश्वविद्यालयों को मान्यता भी प्रदान करती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी इसमें कहा गया जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है की बैठक है जो हमारे गृह मंत्री है वह क्या करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो ये क्षेत्रीय यानी क्षेत्रीय परिषद क्या है। ठीक है, यानी जो भारत है भारत को 6 यानी क्षेत्रीय परिषदों में बांट दिया गया है। तो इसकी जो दक्षिण जो क्षेत्रीय परिषद है तो उसके बारे में उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। तो इसमें क्या है जो केंद्र ने सहकारी और प्रतिस्पर्धा संघवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषद की विनियमित रूप से बैठक कर रहा है और देश में 5 क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषदें जिसकी स्थापना कब की गई थी, ये कब की थी, 1957 के अंदर की गई थी। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा के तहत कि इसकी गठना की गई थी और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के समय पहली पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। तो ये जो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इस समय हमारी पहली नहीं कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, हमारी 1957 के अंदर, और जबकि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक।
ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह हमारी लगभग 56 से लेकर कब हुई थी आगे, यानी 60 तक के आसपास थी, यानी 61 के आसपास, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कहता है भी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो पूछा गया सही कथन, दोनों ही कथन हमारे गलत हैं, तो आंसर हो गया डी, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वह हमारी डिजिटल पेमेंट से संबंधित है। अभी जो हमारा भारत का जो डिजिटल पेमेंट है और बच्चों को पोषण देने के लिए जो हमने मिड डे मील योजना चलाई है, उसकी जो जर्मनी ने काफ़ी प्रशंसा की है, यानी जो जर्मनी जैसे देश हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की यानी कमी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा भी भारत से अभी उनको कुछ सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें क्या था भी जो भारत की जो डिजिटल क्रांति है उससे हम क्या करते हैं भी रोजाना 90 लाख तक के जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे खाते में पैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और जो पीएम किसान निधि के अंतर्गत भी हमने जो 9.5 करोड़ किसानों को एक दिन में लगभग कितने 1900 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर कही गई है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता के साथ साथ तीव्रता भी आई है, यानी कि एक स्थान से जो कोई भी काम है वो बहुत जल्दी हो जाता। पहले क्या था भी पैसा था वह किसी लाभार्थी के हाथ में आते तक काफ़ी टाइम भी लगता था और उस पैसे का काफ़ी हिस्सा बीच में ही रह जाता था, ठीक है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो योजना है वह कहीं ना कहीं त्वरित के साथ साथ निष्पक्षता भी लाती है, ठीक है। तो ये है भी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये जो ऊपर ये एक लाइन ज़्यादा जूम के करने हो गया। तो इसमें तहत क्या था भी 6,000 रुपये 3 माह की किस्तों में पहुँचाए जाते थे किसानों को और उनके बैंक खातों में सीधा इनको दिए जाते थे, और भले ही जोत किसी भी प्रकार की क्यों ना। और इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। और इस कार्यक्रम के अंदर जो 100% विश्व पोषण की सरकार यानी जो सारा का सारा वित्त पोषित है वह कौन करती थी, केंद्र सरकार, यानी केंद्र क्षेत्र की योजना थी। इसमें जो सारा का सारा पैसा था वह किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था। इससे किसान एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। लाभार्थियों की पहचान कौन करता है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है वह राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यह है भी जो फसल चक्रों के अंदर यानी फसल चक्र के अंदर जो लोग जो आधारभूत आवश्यकता पड़ती है हमें कि जो कृषि करने के लिए, उन चीज़ों को जो किसान है वह आसानी से खरीद पाएँ और साथ ही साथ जो साहूकार के चंगुल में फंसने से भी बच पाएँ, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी संस्कृति राजभाषा से घोषित करने की मांग, ठीक है। तो इसमें क्या था भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी जो राजभाषा का दर्जा देने का कार्य है वह न्यायालय का नहीं है, यह संसद का है। यानी कौन सी भाषा राजभाषा होगी कौन सी नहीं होगी यह तय करने की जिम्मेवारी किसकी है, संसद की है। तो यानी जो शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको जो ये याचिका है ये आप संसद की बात यानी अपनी बात सरकार के सामने रखें, न कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। तो कहा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भी भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो पहला जो कथन है हमारा सत्य है, ठीक है। अगला कथन क्या कहता है भी संस्कृति को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है मगर यह एक शास्त्रीय भाषा है। तो इसका दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सत्य है, ठीक है। जो क्या कहता है संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा में से संबंधित है और इसके उपबंधों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है और जिसमें संघ भाषा, क्षेत्रीय भाषा और न्यायपालिका और विधिक पाठन की भाषा के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं वह कितनी 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया से है, ठीक है। तो सबसे जो नवीनतम है वह कौन सी, उड़ीसा भाषा है जिसे 2014 में शामिल किया गया था, कौन सी, शास्त्रीय भाषा, ठीक है। अगला जो है पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड था, उसके बारे में है। तो ठीक है, इसी में क्या था जो भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये कहाँ, इटली में आयोजित हो रहा है 2022 का, जिसको जो वित्त पोषित कर रही है वह कौन कर रही है, हमारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अभी हाल ही में पृथ्वी एवं विज्ञान ओलंपियाड भारत के में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, निम्न में से कहाँ आयोजित किए जाते हैं, और ये आपने कहीं देखा है, ये इटली के अंदर अभी हमने देखा है। तो क्या कहता है, जो राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम खगोल विज्ञान समेत विज्ञान और गणित में विषय भी शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर पहले छात्रों के बीच विज्ञान एवं गणित की उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपियाड जो सम्मेलनों में ले गए छात्रों का चयन व प्रशिक्षण, जिसको होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन मुंबई द्वारा करती है, ठीक है। जो इनका चयन कौन करती है, हमारी जिसको बोलते हैं भी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन द्वारा, जो इस कार्यक्रम की एक नोडल एजेंसी है। एजेंसी जो है वह इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो फिजिक्स टीचर्स के सहयोग से
यह कार्य करती है और भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग और मानव संसाधन मंत्रालय और विकास मंत्रालय जो विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान कराते हैं। ठीक है, इसी के साथ गणित ओलंपियाड को छोड़कर जो बाकी जो ओलंपियाड है वह विभिन्न ओलंपियाड कार्यक्रमों का आयोजन समन्वय से करता है। यानी गणित का जो ओलंपियाड है वह अलग होता है। जैसे विज्ञान है जिसमें जूनियर व सीनियर वैज्ञानिक, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भौतिक व नेशनल स्पेयरिंग कमेटी के माध्यम से जूनियर विज्ञान का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी म्यांमार से संबंधित है। उसमें क्या था, जो म्यांमार के अंदर जो पहले जो यानी वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनमें क्या भी जो उनका जो चुनाव था उनमें काफ़ी धोखाधड़ी पाई गई थी। ठीक है, तो उनमें उनको 1 साल की यानी 3 साल की जेल की सज़ा दी गई है, यानी सज़ा सुनाई गई है। तो क्या अभी म्यांमार का लोकतंत्र लगभग 2008 में संविधान का आधार बना था, यानी आधारित था, जो कि किसके द्वारा, वहाँ की जो सैनिक सरकार थी उसने वह संविधान बनाया था। और उसमें जो 25% सीटें थी वह किस लिए, यानी जो 25% की यानी जो सैनिकों के लिए ये जो सैनिक अधिकारी थे उनके लिए ये सीटें रखी गई थी। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अब की बार वियतनाम के बारे में यूपीएससी के अंदर आया था 2022 के अंदर। ठीक है, तो जरूरी है भी आगे 2023 में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है म्यांमार के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस, निम्न में से कौन कौन से देश जो म्यांमार इसमें लिख रहा म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो कौन कौन से देश हैं, ये 3 देश ऐसे हैं जो उसके अपने यानी म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, जबकि ये लाओस है वह अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो पूछा गया सही कथन, तो इसका 1, 2 और 3 यानी आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, तो ये इसका मैप है जिसमें हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार किस किस के साथ, इधर इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, इस साइड हम देखते हो लाओस के साथ और थाईलैंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जबकि वियतनाम ये इस साइड पड़ता है जो अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, और इसी के साथ ये चाइना के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, और साथ में इधर ये बंगाल की खाड़ी में भी और भी इसकी जो सीमा लगती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, जो ये सभी न्यूज़पेपर थे उनकी एज ये फ्रंट न्यूज़ थी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारा INS विक्रांत था उनको सेना को ये सौंपा था, इनका जलारोपण किया था। ठीक है, तो इसके अंदर इसी बारे में कहा गया है, इसकी सारी की सारी विशेषता बताई गई है। इसके अंदर कहा गया भी जो एक ये न्यूज़ थी जिसके अंदर कहा भी जो ध्वजारोपण है, पहले हमारा जो INS विक्रांत का ध्वजारोपण था वह कुछ इस प्रकार था। अब इसके अंदर जो हमारे छत्रपति शिवाजी जी हैं उनका मूल लिया गया है, जो कि ध्वज यानी हमारे जो सेना का जो ध्वज है उसके अंदर जो इस INS विक्रांत है उसकी साइड में लगाया गया है इसको। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी विशेषता इसकी दे रखी है जो हमने पहले भी पढ़ ली है, यानी ये क्या भी लगभग 17,000 मील तक दूरी तय कर सकती है। ठीक है, और ये लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसके ऊपर काफ़ी यानी ये काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका लगभग 162 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग कितनी 62 मीटर चौड़ाई है, और ये लगभग 56 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, लगभग 60 मीटर की कह सकते हैं, 59 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसमें कितने लगभग 18 मंजिले इमारतें जैसे 2 फुटबॉल के मैदान भी इसके अंदर बन सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर जो MiG-29 है वह भी होंगे, और कुछ हेलीकॉप्टर्स भी इसके अंदर तैनात होंगे ताकि जो सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, और एक इसके अंदर कहा गया जो भारत अब उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास 40,000 टन से ज़्यादा विमान पौध शामिल है। तो बाकी कौन कौन से देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन और फ्रांस के बाद भारत अब इसमें अग्रणी राज्य यानी देश बन गया है। ठीक है, और इसकी जो बनने की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, हमारी 2009 में इसके निर्माण बनने का शुरुआत हुई थी, और इसमें कम से कम 2000 लोगों ने इसमें कार्य किया है। ठीक है, तो क्या कहता है, हाल ही में भारत INS विक्रांत का स्वदेशी रूप में निर्माण किया गया है, जिससे भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिसके पास 40,000 टन से अधिक विमान वाहक है। निम्न में से ये कौन सा देश की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा देश की सूची में शामिल नहीं है, तो ये है हमारा जापान। ठीक है, तो जापान इस देश की सूची में शामिल नहीं है, बाकी ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और अमेरिका और भारत इसमें शामिल है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी द हिंदू से थी, जिसके अंदर क्या गया तो जो धान की जो कृषि है उसके अंदर दिनों दिन क्या आ रहा है, गिरावट आती जा रही है। इसका कारण क्या है, भी कारण कहीं ना कहीं जो उर्वरक पदार्थ हैं वह जरूरत से ज़्यादा डाले जा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्या है भी, और जिसकी जो कृषि है उसके अंदर क्या है भी दिनों दिन गिरावट आती जा रही है, जो धान की कृषि है। ठीक है, तो धान के बारे में हमने वैसे भी बहुत पढ़ लिया, पहले दैनिक जागरण में इसके बारे में न्यूज़ आई थी, तो आज ये द हिंदू के अंदर आई है। तो इसमें है क्या भी, जो धान है वह लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से लगभग के तापमान में और
150 सेंटीमीटर की वर्षा में ये हो यानी उगाया जा सकता है। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, और उत्तर प्रदेश का लगभग जिसमें 5.87 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा है। भारत में प्रति चावल का औसत उत्पादन 2014-2015 से लगभग कितना 2015 का आंकड़ा, ये भी जरूरी नहीं याद रखने के लिए। और पंजाब है वह सर्वाधिक उत्पादक करता है। और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा चावल का कटोरा भी कहा जाता है, जिसमें तेलंगाना और रायलसीमा चावल के एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, जो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।